गुड इवनिंग आप सबको। आज का ये जो क्लास है हर बार की तरह सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैं लेकर के आई हूँ और आज भी मैं आपको बहुत कम क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करूँगी। और जैसा मैं आपको बताना चाहूँगी जनवरी 2024 में ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और प्रीवियसली भी न जाने कितनी बार पूछे जा चुके हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के इसको समझिए। कुछ मैं एग्जाम्पल्स के साथ भी समझा दूँगी ताकि ये हमेशा आपको याद रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तनुज भाला फेंकेगा पर उसकी बहन रस्सी कूदने में भाग लेगी। क्वेश्चंस थोड़ा सा काफ़ी एलाबोरेट करके आया हुआ था बट मैंने इसको एज एग्जाम्पल की तरह छोटा सा बना के लिखा है और इतना ही समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे एक लड़का है जिसको भाला फेंकने के लिए कहा जा रहा है और उसकी एक सिस्टर है जिसको ये कहा जा रहा है कि वो स्किपिंग कर सकती है, रस्सी कूद सकती है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? क्वेश्चंस बस इतना सा ही पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन 1 ये है कि जेंडर संबंधता है, जेंडर समानता है, सी जेंडर समता है या जेंडर रूढ़िवादिता है। कौन सा कंसिस्टेंसी है, इक्विटी है, इक्वालिटी है या स्टीरियोटाइप है? वैसे तो मैंने ऑप्शन में डी टिक किया ही हुआ है बट इसको थोड़ा सा मैं समझाना भी चाहूँगी आपको। कहीं पे भी आपको कुछ वैसा टॉपिक दिख रहा हो ऑप्शन में जहाँ पे किसी भी लड़के और लड़कियों के बीच की किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने की बात हो रही हो कि एक लड़का ये कर सकता है और एक लड़की ये नहीं कर सकती, तो ये कभी भी इक्विटी इक्वालिटी नहीं होता। ये एक स्टीरियोटाइप की माइंडसेट होती है, जेंडर रूढ़िवादिता होता है जो दो जेंडर के बीच में इस तरीके की चीज़ों को प्रेजेंट करता है। तो ये ऑप्शन हमेशा सही होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप स्टीरियोटाइप ही क्लिक करेंगे। क्वेश्चन 2 है अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग है। बस यही क्वेश्चंस पूछा गया है। सेंस ये कह रहा है कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में प्रश्न है। तो ऑप्शंस जैसा कि मैंने लिखा है 4 ऑप्शंस हैं। नंबर ए इसका आंसर है बट इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। अभिसारी और अपसारी में एक ही डिफरेंस है। ऑप्शन 1 है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और एक सही समाधान पर स्थिर है। ये जो अपसारी चिंतन है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये मल्टीपल आंसर्स को दिखाता है। लेकिन अगर अभिसारी चिंतन हम करते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन तक ही पहुंचते हैं, एक सॉल्यूशन में ही बिलीव रखते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के बारे में, तो डाइवर्जेंट मतलब कि हम बहुत सारे आंसर्स को सोच सकते हैं, मल्टीपल थिंकिंग कर सकते हैं, बट कन्वर्जेंट होता है सिर्फ एक सॉल्यूशन के बारे में सोचना, एक ही आंसर देना, एक ही बात समझना। ऑप्शन बी है एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, ये जस्ट उल्टा है। तो कभी भी ऑप्शन में आप ये मतलब हड़बड़ाहट में आंसर को टिक नहीं करेंगे, समझ लेंगे। देखिए डाइवर्जेंट ऊपर पूछ रहा है और कन्वर्जेंट नीचे पूछ रहा है, तो जो डाइवर्जेंट के बारे में सही है वो ऊपर लिखा है और कन्वर्जेंट के बारे में नीचे लिखा है। सेम आंसर रिपीटेड है पर ऊपर नीचे करके इसमें। तो कभी कभी हड़बड़ाहट में क्या होता है ना कि हमें आंसर पता भी होता है फिर भी वो गलत हो जाता है, तो आप ये मत करिएगा। अब है मौखिक क्षमता को बढ़ावा देता है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। गणितीय क्षमता, कोई कैलकुलेशन की बात तो यहाँ पे है ही नहीं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये देखिएगा, डाइवर्जेंट की बात हो रही हो तो मल्टीपल आंसर और कन्वर्जेंट की बात हो रही हो तो ओनली वन सॉल्यूशन वन आंसर। नंबर 3 देखेंगे। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल की बात हो रही है और इन्फेंसी स्टेज में प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल क्या कहता है? वैसे तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। एक मैं काम करूंगी, एक ऐसा वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपके कुछ प्रिंसिपल्स को कनेक्ट करते हुए सारे स्टेजेस की बात हो रही हो, या उस वीडियो में मैं सारे स्टेजेस को समझा दूंगी क्योंकि स्टेजेस से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर साल आता है, ये एकदम कंफर्म है। तो मैं एक ऐसा वीडियो अपलोड करूँ जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी मैं। अभी आप देखिएगा कि जो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल होता है वो बस इतना ही कहता है, इन्फेंसी स्टेज में जो बच्चों के हाथ और पैर होते हैं ना, उनकी तुलना में अंग जो हैं वो तेजी से बढ़ते हैं। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ऑप्शंस बी सी डी भी है कि विकास सिर से पांव तक होता है, भाषा का विकास होता है, कौशल का विकास होता है, स्किल लैंग्वेज डेवलपमेंट सब बच्चों का होता है। लेकिन प्रॉक्सिमो डिस्टल स्टेज में सबसे पहले आप ये देखेंगे उस इन्फेंसी स्टेज में प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अंग पहले बढ़ेंगे हाथ और पैर की तुलना में। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जो शिक्षार्थी को यानी स्टूडेंट्स की क्षमता को प्रभावित करती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये एक अपठन वैकल्प है। तो अब इसको आप समझिएगा कि शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण, मतलब डिसलेक्सिया एक शारीरिक स्थिति है नहीं,
अपठन है, पठने में मतलब पठन करने में समस्या हो रही है, पढ़ने में समस्या हो रही है, तो शारीरिक स्थिति है नहीं, ऑप्शन ही हम कट करेंगे इसको। भावनात्मक है, कुछ इमोशनल है नहीं, पढ़ने की बात है तो इमोशन में कहाँ से हम आ गए, तो सेकंड ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि 2 ऑप्शन इसमें हमें फिल करना है। तो सेकंड ऑप्शन हम तब पढ़ेंगे जब हमारा पहला बिल्कुल सही हो। नंबर डी, तंत्रक्रिय, न्यूरोलॉजिकल, हाँ समझ सकते हैं क्योंकि ये एक वैकल्प है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये सारी चीज़ों को मैं एक चीज़ करके एक बार मैं एक न्यू वीडियो में ले आऊँगी ताकि आप इस चीज़ को समझ जाइए कि कौन कौन से चीज़ों को हमें पढ़ना होता है और किससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, जिसमें ऐसा होता है ना कि जो बच्चे होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनको ध्वनियों को, प्रतीकों को, चिन्हों को जुड़ने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बच्चा वो नहीं कर पाता, ध्वनियों को समझ नहीं पाता, प्रतीकों और चिन्हों को जोड़ने का वो कार्य अच्छे से नहीं कर पाता। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हमेशा आप याद रखिएगा। डिसलेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दंतक्रिय है, और ध्वनियों और प्रतीकों के चिन्हों को जोड़ने में ये मतलब इस चीज़ को ये प्रभावित करता है, ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन 5। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में, यानी कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट की किस अवस्था में, किस स्टेज में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब बच्चा अगर कुछ कर देगा, कोई कुछ ऐसी चीज़ें कर देगा जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हैं, तो वो क्या होता है। कोहलबर्ग के किस डेवलपमेंट की बात हो रही है, मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो किस स्टेज में बच्चों से ये बात जुड़ी हुई है कि बच्चों की जो मोरालिटी होती है वो कानून के इर्द गिर्द घूमती है। 4 ऑप्शंस आए थे आपके एग्जाम्स में, विषम नैतिकता, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता और पारंपरिक नैतिकता। तो ये जो होता है ना कि कानून की बातें हो रही हैं, बच्चों के इर्द गिर्द घूम रही हैं, ये एक कन्वेंशनल मोरालिटी होती है, पारंपरिक होती है। ना ये प्री कॉन्वेंशनल है, ना ये ऑटोनॉमस है और ना ये हेट्रोनॉमस है। ये सब मैं आपको बताऊंगी, बट अभी कंटिन्यू मैं सीरीज़ चला रही हूँ वो चीज़ कि जो आपके वो पहले भी एग्जाम्स में आया जा चुका है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाने वाला सवाल है। हर बार जो मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ 5 का, 10 का, 3-4 क्वेश्चन का सीरीज़, ये ऐसे ही चलता आएगा। कभी कभी 10 क्वेश्चंस भी मैं दूंगी आपको, ताकि आपको ये समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो कि कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही मैं पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में मैं शायद कुछ वैसी चीज़ों को बताऊँगी जो हर बार पूछे जाते हैं और वहाँ से आपके 10 नंबर ईजिली आ जाएंगे। वो सीरीज़ ही होगा कि हाउ टू गेट 10 मार्क्स ईजिली इन योर सीटेड एग्जाम। थैंक यू।